बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है और थोड़ी देर में शुभेंदु की कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। इसका ऐलान 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि बीजेपी सरकार की पहली बैठक में आयुष्मान योजना को लेकर फैसला होगा। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही आप ये खबर सुन सकते हैं। पहली बैठक के बाद एक बड़ी खबर निकल कर आ सकती है कि बंगाल के लोगों को आज आयुष्मान योजना का तोहफा मिल सकता है। जिस आयुष्मान योजना को ममता बनर्जी ने बंगाल में कभी लागू नहीं होने दिया, उसे आज लागू किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी शुभेंदु अधिकारी के सामने और बहुत से चैलेंजेस हैं। तो वो चैलेंजेस क्या हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने रख दूं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूं। पहला चैलेंज तो लॉ एंड ऑर्डर को ही दुरुस्त करना है। जो सबसे बड़ा सवाल लगातार 15 सालों में वहां आम बंगाली के सामने खड़ा था, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं। दूसरा चैलेंज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तीसरा चैलेंज अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाना, सिंडिकेट काटमनी कल्चर को खत्म करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। इतना ही नहीं, गौ तस्करी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना, बंगाल में नए निवेशकों को लाने का एक ऐसा अवसर मिले। और आप जानते हैं कि सिंगूर के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो गई थी, निवेशकों ने तौबा कर ली थी पश्चिम बंगाल से। और एक और चैलेंज यह है, जब आप ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है, तो जो महिलाओं को 3-3 हजार रुपए प्रतिमाह का वायदा किया गया था, वो वायदा कैसे पूरा होगा। तो ये तमाम वो बातें हैं, ये वो चुनौतियां हैं जिस पर शुभेंदु अधिकारी पर हमारी नजर रहेगी। सज्जन जी, मैं इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज मानती हूं कि एक जो भेद खत्म हो गया था पुलिस का और पार्टी के कार्यकर्ता का, तो वो भेद खत्म करना है। सबसे पहले पुलिस के ऊपर विश्वास लौटे, प्रशासन के ऊपर जनता का विश्वास लौटे, वो ये माने कि ये पुलिस हमारे लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। बिल्कुल, देखिए सीपीएम के समय से ऐसा माना जाने लगा कि वहाँ पे जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो वहाँ के ब्यूरोक्रेसी है और वहाँ की पुलिस है, उसमें और सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएम में कोई फ़र्क नहीं है। और टीएमसी में जो थोड़ा बहुत एक फसाड बचा भी था, वो भी खत्म हो गया। तो पहली जो चुनौती है, चूंकि एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है सुरक्षा वगैरह का, घुसपैठ का, लेकिन एक शॉर्ट टर्म जो सबसे पहला है वो ये है कि ये संदेश जाए कि वहाँ की जो पुलिस है, बंगाल पुलिस है, वो न्यूट्रल है, वो पार्टी की एक एक्सटेंशन नहीं है जो अभी तक चला। इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? वो इस तरीके से होगा कि जो पोस्ट पोल वायलेंस की कल्चर थी, जिसमें पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर ही नहीं होती थी बल्कि प्रोटेक्ट करती थी वायलेंस को, परपिट्रेटर्स को, रूलिंग पार्टी को, वो चीज ना होने दे। सबसे पहला ये विश्वास जाएगा कि पुलिस जो वहां पे है वो अपने आप को न्यूट्रल तरीके से, और इसका मापदंड ये है कि जो वायलेंस है उसको आप रोके, होने न दे। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। दूसरी, आप देखिए बंगाल में जो कल्चर है उसे क्लब कल्चर कहते हैं, जो सिंडिकेट कहते हैं, वो कैसे होता है। अभी तक वहां पे क्या था, सारे पारा में, सारे टोला में वो कैरम खेलने वाले जो छोटे छोटे लोग होते थे पार्टी के, जो एक तरीके से सर्वेलेंस करते थे, बंगाल को सर्वेलेंस सोसाइटी, उस कल्चर को खत्म करना चाहिए। पार्टी की रीच जो है वो चुनाव तक हो, उसके अलावा आप क्या, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहां शादियां हो रही है, इन चीजों का कल्चर हटे। तीसरी जो बात वहां पे है, आप देखिएगा कि जो निवेश को लेके जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट 100 दिनों के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि बंगाल को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया है। उसकी भौगोलिक स्थिति इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहले से थी। देखिए 1960-61 में वो नेशनल जीडीपी में बंगाल का जो शेयर था वो तकरीबन 11% का था, आज वो लगभग 5.5% का है। तो ये दिखाता है कि बंगाल कितना डिक्लाइन किया है। तो पहला आप ये जरूर कुछ फैसले लें कि 100 दिन में कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट हो कि यहां पे औद्योगिकीकरण, जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका फेथ हो रहा है, कानून व्यवस्था हो रही है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में आप बॉर्डर्स को सेव करें। घुसपैठिए के जो गौ की तस्करी का मामला कर रहे हैं, वो तो झारखंड से बीरभूम के रास्ते घुसता है और फिर वो बांग्लादेश जाता है। तो इसको पूरी तरीके से संज्ञान में लेके करें। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रोफेशनल पुलिस, इम्पार्शियल पुलिस, और दूसरा जो क्लब कल्चर है और पार्टी का जो सर्वेलेंस का कल्चर है, वो खत्म होना चाहिए। ये तस्वीर हमने त्रिपुरा में देखा है,
खत्म हुआ है। लोगों को थोड़ा पॉलिटिक्स के अलावे भी एक स्पेस दें, सांस लेने की, हर चीज वो सुबह उठे और सोए, वो पार्टी के तकरीबन में ना। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर हर वक्त अगर कोई आपको ढूंढता फिरेगा तो फिर वो भरोसा कायम नहीं हो पाएगा, वो डर खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और चुनौती जो रशीद जी मैंने अभी दर्शकों के सामने रखी, वो चुनौती है गौ तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाना और साथ ही घुसपैठ को रोकना। और उसमें ये जो घुसपैठ है, ये वाला एंगल, तो अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। अब तो केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में भी शुवेंदु अधिकारी की सरकार हो गई है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो जो 1600 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है, आप उसके ऊपर कितनी जल्दी फेंसिंग करा पाते हैं। जो नदियां हैं, नाले हैं, जहां से आराम से तैरकर बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से बंगाल आया जाया जा सकता है, आप उस पर कितनी जल्दी बुलेट की रफ्तार से काम कर सकते हैं? जी मीनाक्षी, देखिए ये बड़ा एक संवेदनशील और प्रायोरिटी का मामला है। इस पे तुरंत काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से ऐसी बात कही जाती थी कि राज्य सरकार उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही। अब वहां न सिर्फ बंगाल में बल्कि आसाम में तमाम जगह के ऊपर भाजपा की सरकार है, तो भाजपा जो है उस पर शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात होगी कि इसके ऊपर ध्यान दे। जहां तक मीनाक्षी गौ तस्करी की बात है, मुझे तो लगता है कि गौवध के ऊपर ही पूरी पाबंदी लगा देनी चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने और बुद्धिजीवियों ने बार बार ये कहा है कि देश भर में जो है ये गौवध के ऊपर ही पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये क्या है कि एक राज्य में है, एक राज्य में नहीं है, और सरकार उसमें दलील देती है कि स्टेट सब्जेक्ट है और ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है, एग्रीकल्चर मंत्रालय में आता है, कृषि मंत्रालय में आता है। इसके ऊपर जब सरकार ने बड़े बड़े कानून बनाए, धारा 370 खत्म की और बहुत बड़े बड़े काम किए, ये काम भी जरूर करना चाहिए और उसमें भारत के मुसलमान बिल्कुल साथ देंगे।